Dear student, in this video lecture, we are going to discuss plasmid, toxin, endospore and growth kinetics. अब तक बैक्टीरिया के रिगार्ड्स में हमने फ्लैजिला, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल स्ट्रक्चर, जनरल कैरेक्टर्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में हम इन सर्टेन पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स को जब हम थोड़ा सा देखते हैं तो वहाँ पे हमें मेन डीएनए की एक कॉपी दिखाई देती है और मेन डीएनए के अलावा वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर कॉपियाँ पाई जाती हैं जिनको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो जैसे एक बैक्टीरियल सेल को अगर इस तरीके से देखा जाए तो उसमें एक मेन डीएनए पाया जाएगा जिसको हम बैक्टीरियल डीएनए, मेन डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम का नाम देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाएंगी जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी रहती हैं। इन्हीं एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर कॉपीज को या फिर ये कहें कि एक्स्ट्रा डीएनए कॉपीज को जो कि मेन डीएनए के अलावा पाई जा रही हैं उसी को हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉपी हैं, यहाँ पे मेन डीएनए के अलावा पाई जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉपी बोलते हैं। इनकी खोज जो है एक वैज्ञानिक हैं लैडरबर्ग, इन्होंने की थी, राइट। और सबसे पहले जिस टाइप के प्लाज्मिड डिस्कवर हुए थे वो आर प्लाज्मिड थे, राइट। तो आगे हम टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और इसमें जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो आर टाइप प्लाज्मिड थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो अगर देखा जाए तो जो प्लाज्मिड हैं ये यूजुअली प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मोर देन 99% प्लाज्मिड जो अभी तक स्टडी हुए हैं वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ही स्टडी हैं। पीके सिस्टम बोले तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक में बिल्कुल ही नहीं पाए जा रहे। यूकैरियोटिक सिस्टम में पाए जा रहे हैं लेकिन रेयरली पाए जा रहे हैं। और यूकैरियोटिक सिस्टम में जहाँ सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। इनकी अगर शेप को हम देखें कि ये देखने पे कैसे लगते हैं तो इनकी शेप को देखने पे ये डबल स्टैंड सर्कुलर मतलब दो स्टैंड होते हैं इसमें और इस तरीके से राउंड शेप गोल होते हैं, तो इस तरीके की शेप को कहते हैं डबल स्टैंड सर्कुलर, राइट। तो इनकी जो यूजुअल शेप होती है वो डबल स्टैंड सर्कुलर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर गोलाकार प्लाज्मिड ही पाए जाएं। कुछ केस जैसे बोरेलिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर ये लीनियर प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि भाई किसने डिस्कवरी की, क्या है प्लाज्मिड, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, किस तरीके की शेप इनकी होती है। अभी क्वेश्चन आता है कॉपी नंबर, राइट। तो इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड नंबर वेरी पर सेल, ठीक है। तो हर सेल के हिसाब से ये वेरी होती है कि मतलब एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं, तो इसी संख्या को हम कहते हैं कॉपी नंबर, ठीक है। तो अगर आपको सामने ये टर्मिनोलॉजी आती है कि कॉपी नंबर, तो कॉपी नंबर टर्म से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉपी नंबर कहते हैं पर बैक्टीरियल सेल हाउ मेनी प्लाज्मिड्स आर देयर, राइट। अगर वहाँ पे सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, वहाँ पे दो तरीके की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, एक है सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, दूसरा है मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। तो अगर पर सेल एक या दो ही प्लाज्मिड पाया जा रहा है, 1 to 2 प्लाज्मिड पर सेल, तो अगर ये संख्या 1 से 2 प्लाज्मिड पर सेल है तो इस तरीके के प्लाज्मिड को कहते हैं हम सिंगल कॉपी प्लाज्मिड। लेकिन अगर ये संख्या मोर देन 10 है तो इसको कहते हैं मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। तो कहने का मतलब है कि कॉपी नंबर, प्लाज्मिड नंबर पर सेल, मतलब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कितना प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। कॉपी नंबर के बेस पे प्लाज्मिड दो तरीके के होते हैं, सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड जो है उसमें 1 से 2 प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल होते हैं, जबकि मल्टी कॉपी प्लाज्मिड में इन प्लाज्मिड की संख्या मोर देन 10 हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब कि मोर देन 10 प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल अगर पाए जा रहे हैं तो उसको मल्टी कॉपी प्लाज्मिड कहेंगे। इसके अलावा प्लाज्मिड की अदर जनरल प्रॉपर्टीज को हम देखें तो इसमें जैसे हम अभी बात कर रहे थे सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जैसे किसी भी घर में एक सिंगल चाइल्ड होता है तो सिंगल चाइल्ड होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन टाइट होता है, बहुत ज़्यादा उसकी एक्स्ट्रा केयर रखी जाती है।
वैसा ही सिस्टम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर अगर प्लाज्मिड की संख्या 1 या 2 है तो बैक्टीरिया प्लाज्मिड को लेके बड़ा सेंसिटिव होता है और उसको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से रेगुलेट करता है, और सिंगल कॉपी प्लाज्मिड को टाइट रेगुलेशन या कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन के कारण स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो अगर कहीं सिंगल कॉपी प्लाज्मिड सिचुएशन पाई जा रही है तो उस सिचुएशन को हम स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या कम होने के कारण वहाँ पर जो रेगुलेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसके अलावा दूसरी जो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं वो है मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। तो जो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड हैं, अब चूंकि एक घर में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 4 या 5 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, रेगुलेशन थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इस तरीके के प्लाज्मिड को रिलैक्स प्लाज्मिड कहते हैं। क्यों कहते हैं रिलैक्स प्लाज्मिड? क्योंकि रेगुलेशन कैसा हो गया है, वहाँ पे वीक हो गया है, इसलिए वो रिलैक्स है। सेल जो है उनकी संख्या को लेके बहुत ज़्यादा टेंस नहीं है, वो एक रिलैक्स स्टेज में, मतलब रिलैक्स प्लाज्मिड, वहाँ पे इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। दूसरी बात ये कि प्लाज्मिड जो है उसमें एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि जो प्लाज्मिड है, जैसे एफ फैक्टर एक प्लाज्मिड होता है, राइट। एफ फैक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, और जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है वो एफ प्लस कहलाता है, और इसी को हम मेल भी काउंट करते हैं, मेल बैक्टीरिया। और जिसके अंदर एफ नहीं होता उसको हम फीमेल बैक्टीरिया या एफ माइनस कहते हैं। कभी कभी कुछ प्लाज्मिड जो हैं, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड जो हैं मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और अगर वो मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं एपिसोम। क्या कहेंगे? एपिसोम। इसका मतलब कि जो फाइनल डीएनए बन रहा है, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए और एफ फैक्टर दोनों फ्यूज हो गए हैं, इस सिचुएशन को कहेंगे एपिसोम। और इस एपिसोम में ये वाला जो डीएनए है ये तो प्लाज्मिड का डीएनए है, और बाकी का जो पार्ट है ये बैक्टीरियल डीएनए है, और इन दोनों को मिला के कह रहे हैं उसको एपिसोम। और जब एफ प्लाज्मिड जो है वो मेन डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है तो इस तरीके से वहाँ पे जो सेल्स बनती है, वो जो सेल है उसको हम HFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HFR। क्यों? H बोले तो हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इसीलिए एफ प्लाज्मिड जब मेन डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है तो उस सेल को हम HFR बोलते हैं। तो प्लाज्मिड कैन फ्यूज विद मेन डीएनए इफ इट अकर्स एपिसोम विल फॉर्म। तो कहने का मतलब है कि प्लाज्मिड जो है वो मेन डीएनए के साथ यहाँ फ्यूज हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कैन, मतलब सभी प्लाज्मिड फ्यूज हों ये जरूरी नहीं है, वो हो सकता है। और अगर वो ऐसा कर रहा है, इफ इट अकर्स, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहेंगे? एपिसोम। और एपिसोम में क्या पाया जाता है? मेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड। इसका मतलब मेन डीएनए प्लाज्मिड के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम एपिसोम कहेंगे। और इस तरीके की प्रॉपर्टी को दिखाने वाले प्लाज्मिड को अगर हम देखें तो एफ फैक्टर, जैसे एफ फैक्टर के तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ही ले लिया हूँ। इसके अलावा मोस्ट ऑफ आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड कहते हैं वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दें, इस तरीके के प्लाज्मिड को हम आर प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो आर प्लाज्मिड होते हैं ये भी एपिसोम बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि प्लाज्मिड जो है किस तरीके से रिलैक्स स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, फिर किस तरीके से वहाँ पे एपिसोम बना रहे हैं। एपिसोम क्या है, राइट। जब भी कभी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो बैक्टीरियल सेल की डिवीजन के साथ साथ प्लाज्मिड भी अपना डिवीजन करते हैं, क्योंकि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर सपोज करो 10 प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो उसकी डॉटर सेल के अंदर भी प्लाज्मिड की संख्या 10 ही रहेगी। तो इसका मतलब कि प्लाज्मिड जो है जब भी कभी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो वहाँ पर प्लाज्मिड भी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड जो है वो अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, तो जो प्लाज्मिड है इनमें इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन पाया जाता है। और प्लाज्मिड का जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, मतलब ये रेप्लिकेशन के लिए मेन डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना रेप्लिकेशन
खुद स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटिंग बॉडी भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी ये अपना डीएनए कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे दो तरीके की शेप आपको दिखेगी। मतलब जैसे जब वो रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो होता क्या है, एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की शेप बनती हैं। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के केस में यहाँ आपको दो तरह की शेप दिखेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पहली शेप होती है थीटा शेप और दूसरी शेप होती है सिग्मा शेप। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आप जो है मैथमेटिक्स में यूज करते हो। तो थीटा शेप और सिग्मा शेप, जो थीटा शेप है यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उस पॉइंट का नाम होता है ORI-V। बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जहाँ से भी रेप्लिकेशन शुरू होगा वहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पॉइंट स्टडी किया जाता है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे ई कोलाई का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको ORI-C बोलते हैं। जैसे मेन डीएनए का ई कोलाई का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको ORI-C बोलते हैं। लेकिन अभी हम मेन डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड डीएनए की। तो जब भी कभी वहाँ थीटा शेप आएगी तो ये आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जिस पॉइंट से ओरिजिन शुरू हो रहा है रेप्लिकेशन वो ORI-V कहलाता है। और मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस तरीके की थीटा शेप को दिखाते हैं जब उनका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है। सिग्मा शेप स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहाँ पे ORI-T कहलाती है, राइट। और इस तरीके की सिचुएशन जो है मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी जो है इस तरीके की शेप। और अगर एग्जांपल के रूप में स्पेसिफिक देखना चाहें तो F प्लाज्मिड, तो क्योंकि F प्लाज्मिड जो है ये यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। अब बात ये उठती है कि भाई और जैसे किसी सेल के अंदर 10 प्लाज्मिड हैं तो उस 10 संख्या को कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो पॉइंट होता है चाहे वो ORI-V हो चाहे ORI-T हो, ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है वही कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड किसको कहते हैं, इसी सेल के अंदर नंबर ऑफ प्लाज्मिड की संख्या को। और इस संख्या को कौन कंट्रोल करेगा, इस संख्या को कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब प्लाज्मिड जो है इनकी जो होस्ट है, जैसे प्लाज्मिड जिस बैक्टीरियल सेल में पाए जा रहे हैं उस बैक्टीरियल सेल को उसका प्लाज्मिड का होस्ट कहते हैं। तो प्लाज्मिड के होस्ट के बेस पे इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, नैरो होस्ट रेंज प्लाज्मिड, ब्रॉड होस्ट रेंज प्लाज्मिड। नैरो होस्ट रेंज प्लाज्मिड कहते हैं जब एक या दो ही उसके होस्ट हैं, बहुत ज़्यादा होस्ट नहीं है। जैसे कोई एक प्लाज्मिड है A, ये एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, राइट, और ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नैरो होस्ट रेंज प्लाज्मिड है। लेकिन अगर ये प्लाज्मिड A बहुत सारे 8, 10, 15 होस्ट के अंदर अगर ये सर्वाइव कर सकता है तो उसको हम कहेंगे ब्रॉड होस्ट रेंज प्लाज्मिड। जैसे ई कोलाई का जो प्लाज्मिड होते हैं वो ब्रॉड होस्ट रेंज प्लाज्मिड होते हैं क्योंकि वो और भी अदर होस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। सर्वाइव करने का मतलब होता है कि वो अपनी फंक्शनैलिटी, उस अपनी क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेप्लिकेशन और इनकी बातें की। इसके अलावा प्लाज्मिड में कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे इनके फीचर्स में अगर देखा जाए तो प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी, प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं कि inability of two closely related plasmid to coexist together in same cell। कहने का मतलब है कि मान लो दो क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड हैं, राइट। जैसे एक कोई प्लाज्मिड A है और इसी का कोई क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड B है, इनको हमने एक ही सेल में रख दिया। मान लो ई कोलाई में मैंने इन दोनों प्लाज्मिड को डाल दिया, लेकिन ये आगे ना तो रेप्लिकेट कर पा रहे हैं ना अपनी फंक्शनैलिटी को शो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन को प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब दो क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड एक सिंगल सेल के अंदर एक साथ न रह पाएँ उस सिचुएशन को कहते हैं प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। तो ये थोड़ा सा एक प्लाज्मिड का फीचर्स आ जाता है। अब प्लाज्मिड जो है
उसको और भी बहुत सारे क्राइटेरिया पे बांटा गया है, जैसे बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन। जैसे कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है जिसको अगले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन ये प्लाज्मिड भी दो तरीके के होते हैं, एक है कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड, दूसरा है नॉन कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड कहते हैं कि जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जब ये पार्टिसिपेट कॉन्जुगेशन में कर रहा है तो इस तरीके के प्लाज्मिड कहलाएंगे कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड। और इस कैटेगरी में एफ फैक्टर मोस्टली आर प्लाज्मिड, कहने का मतलब है कि ये दोनों प्लाज्मिड जो हैं कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा नॉन कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड वो होते हैं जिनका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो एक प्लाज्मिड है कोल प्लाज्मिड, ये भी एक तरीके का प्लाज्मिड का टाइप है। तो कोल प्लाज्मिड जो होते हैं ये नॉन कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ फीचर्स हमने प्लाज्मिड के देखे। अब बात आती है कि भाई प्लाज्मिड को अगर एक बैक्टीरियल सेल कैरी कर रही है तो इसका कुछ फंक्शन तो होगा, या ऐसे ही इसको कैरी किया जा रहा है। तो प्लाज्मिड के बहुत सारे फंक्शन हैं और कई बार कंपटीशन में या हमारे फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हमारे जो प्लाज्मिड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बैक्टीरिया है, उसमें मेन डीएनए पाया जा रहा है, और इस बैक्टीरिया के ऊपर जैसे ही आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन आपने क्या किया, नेचर में इस बैक्टीरिया ने एक ऐसा प्लाज्मिड, ये तो हो गया मेन डीएनए, नेचर में इस बैक्टीरिया ने एक ऐसा प्लाज्मिड ले लिया एवोल्यूशन में जिस प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन को न्यूट्रल करने वाला जीन्स था। तो होगा क्या कि अब इस बैक्टीरिया पे जब आप एम्पिसिलिन डालोगे तो आइडियली ये क्या हो जाना चाहिए, एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में मर जाना चाहिए, लेकिन अब ये मरेगा नहीं, यहाँ पर सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके प्लाज्मिड में जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, क्योंकि इस जीन से एक ऐसी प्रोटीन बन रही थी जो इस एम्पिसिलिन को क्या कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। इसीलिए ये एम्पिसिलिन जो है इस बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं ये प्लाज्मिड पे ही पाए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मिड का। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जैसे राइजोबियम है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भाग लेते हैं, और उन प्रोटीन्स में से बहुत सारे प्रोटीन जो है वो प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं राइजोबियम में। प्लांट हार्मोन सिंथेसिस, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके के प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, और जैसे ही प्लांट हार्मोन बनेगा तो वो जिस प्लांट होस्ट के अंदर पाए जाते हैं वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और प्लांट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो प्लांट हार्मोन सिंथेसिस भी ये प्लाज्मिड करते हैं। ऑयल डिग्रेडेशन जीन्स आप सुनते होंगे न्यूज़ में, कई बार समुद्र में बड़े बड़े जहाज जो है ऑयल लीक कर देते हैं, तो वहाँ पे सुपर बग, राइट, एक बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, इसी को कहते हैं हम सुपर बग। तो स्यूडोमोनास जो है इसका छिड़काव किया जाता है, और ये स्यूडोमोनास क्या करता है, इसके अंदर ऑयल डिग्रेडेशन जीन्स पाए जाते हैं। स्यूडोमोनास के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है, इस प्लाज्मिड के अंदर ऑयल को डिग्रेड करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं। तो इस तरीके से ऑयल डिग्रेडेशन जीन्स भी प्लाज्मिड कैरी करते हैं। इंसेक्ट टॉक्सिन सिंथेसिस, बहुत सारी ऐसे टॉक्सिन प्रोटीन बनाते हैं जो इंसेक्ट को मार देते हैं, जैसे बैसिलस थोरिनजेनेसिस, ये बीटी कॉटन में इसी बैक्टीरिया से जीन्स लिया गया है, राइट। तो बीटी कॉटन में क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो नहीं सर्वाइव, मतलब जैसे ही बीटी कॉटन की पत्ती को या किसी भी पार्ट को बैक्टीरिया खाएगा, जो इंसेक्ट है वो खाएगा, तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उस प्लांट के अंदर हमने बीटी जीन्स डाल दिया है जो एक टॉक्सिन बनाता है, और ये टॉक्सिक प्रोटीन जैसे ही इंसेक्ट के अंदर जाएगी वो उसको मार देती है। ये इसीलिए बैसिलस थोरिनजेनेसिस से ये जीन्स आइसोलेट की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लाज्मिड ऐसे हैं जो ट्यूमर फॉर्मेशन जीन्स भी कैरी करते हैं,
जैसे आपने क्राउन गॉल डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम जो टूमीफेशियंस है, ये एक बीमारी कॉज करता है और उस बीमारी का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। जो प्लांट होते हैं वहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये प्लांट का स्टेम है, प्लांट का स्टेम जैसे बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ऐसे साइड में, राइट, तो इस तरीके का ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं, ये मान लो स्टेम है। तो इस तरीके की जो डिजीज होती है इसको कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज, राइट। और ये क्राउन गॉल डिजीज किस बैक्टीरिया के कारण होती है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के कारण होती है। और एग्रोबैक्टीरियम जो टूमीफेशियंस है ये एक जो है ट्यूमर फॉर्मेशन जीन्स कैरी करता है, राइट। इसके बाद जो है हम यहाँ तक जो है हमने प्लाज्मिड की एक जनरल स्ट्रक्चर देखी, जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी, ये देखा कि प्लाज्मिड जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, प्लाज्मिड के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर। फिर उसके बाद हमने प्लाज्मिड का फंक्शन देखा। तो प्लाज्मिड के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं टॉक्सिन। क्वेश्चन ये उठता है टॉक्सिन है क्या, राइट। तो टॉक्सिन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ सर्टेन इस तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं जो अपना, या इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, राइट। तो इस तरीके के जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं जब वो होस्ट के ब्लड में मिक्स होते हैं, इसको ऐसे समझिए, देखिए जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन के नाम से ही क्लियर है कि कोई भी टॉक्सिक नेचर का कंपाउंड अगर बैक्टीरिया बना रहा है तो वो टॉक्सिन कहलाता है, राइट। ये टॉक्सिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ये फैलाते हैं। तो देखिए टॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा ये टॉक्सिन दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं, एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो यहाँ पे ये समझिए कि एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, राइट। तो जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल होस्ट के अंदर कुछ टॉक्सिन कंपाउंड बनाती है। अब ये टॉक्सिन कंपाउंड दो तरीके से बना सकती है, या तो ये रिलीज करे, मतलब इस बैक्टीरियल सेल ने कुछ बनाया और उसको रिलीज कर दिया ब्लड में इनटू होस्ट, या फिर ये कहें उसने होस्ट में रिलीज कर दिया या होस्ट टिश्यू में रिलीज कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे ये एक कंपाउंड बन रहा है, तो ये कंपाउंड बैक्टीरिया ने बनाया जरूर है लेकिन उसने उसको रिलीज कर दिया है होस्ट टिश्यू के अंदर। और जैसे ही वो टॉक्सिन होस्ट टिश्यूज के अंदर आएगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट अपना शो करेगा। और बहुत सारे टॉक्सिन ऐसे हैं जिनके टॉक्सिक इफेक्ट के कारण फाइनली जो है वो डिजीज पैदा हो जाती है। आगे हम कुछ डिजीज को देखेंगे जिनका मैकेनिज्म जो है टॉक्सिन से जुड़ा हुआ है। यहाँ इस तरीके के जो टॉक्सिन हैं जो रिलीज हो रहे हैं ये कहलाते हैं एक्जोटॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिन अगर बैक्टीरिया से रिलीज नहीं हो रहा होता तो ये होस्ट को बीमार नहीं कर सकता था। तो इस तरीके के टॉक्सिन को कहते हैं एक्जोटॉक्सिन। तो ये जो एक्जोटॉक्सिन है ये इस तरीके से काम करते हैं। तो एक्जोटॉक्सिन में हमेशा याद रखना कि एक्जोटॉक्सिन में जो टॉक्सिन कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल से बाहर रिलीज होते हैं, वो तभी अपना इफेक्ट दिखाते हैं, राइट। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं जिनको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल है, राइट। इस बैक्टीरियल सेल जो है इसके चारों तरफ कुछ एनवलप पाए जाते हैं। जैसे अगर ये ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव के चारों तरफ आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आउटर मेम्ब्रेन पे हम जानते हैं बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड, राइट, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। तो इस तरीके से केमिकल कंपाउंड लगे रहते हैं। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन की ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आएगा और बाहर की तरफ जो है वो मान लो ब्लड है, तो जो ये बाहर के ये इस तरीके से सरफेस पे मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, ये जब ब्लड में मौजूद इम्यून सेल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर इम्यून सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में, तो ये जो केमिकल कंपाउंड हैं
ये टॉक्सिन है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है हमारे शरीर के लिए। जैसे ही एक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव भी अगर है तो वहाँ पे कैप्सूल बाहर की तरफ पाया जाता है, तो उसमें भी कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव में ही होते हैं, इसीलिए मैं बार बार ग्राम नेगेटिव की ही बात कर रहा हूँ। तो जब ग्राम नेगेटिव ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड की सेल से वो रिएक्ट करेगा, तो ये जो कंपाउंड हैं इनको इम्यून सेल्स आइडेंटिफाई करती है, और ये होस्ट, जैसे ही होस्ट के ब्लड में ये बैक्टीरिया आया, तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं ये अपना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उस होस्ट के लिए ये अच्छे हों। तो जब ये नेगेटिव रोल प्ले करेंगे तो कुछ नुकसान वहाँ पे कॉज करेंगे, और जब ये नुकसान वहाँ पे करेंगे तो इस तरीके के टॉक्सिन जो बैक्टीरिया में लगे हुए हैं, और लगी हुई स्टेज में ही उन्होंने टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर दिया। हमने यहाँ पे टॉक्सिन को रिलीज नहीं किया है, राइट, वो बैक्टीरिया के साथ लगे हुए हैं। जैसे ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बैक्टीरिया के साथ लगे हुए हैं, लेकिन लगे हुए स्टेज में ही इन्होंने अपना नेगेटिव रोल प्ले कर दिया है, बैक्टीरिया ने इनको रिलीज नहीं किया था। तो इस तरीके के टॉक्सिन कहलाते हैं एंडोटॉक्सिन। तो इस तरीके से टॉक्सिन दो तरीके के हैं। अगर बैक्टीरियल सेल उसको रिलीज कर रही है तब वो अगर अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है तो एक्जोटॉक्सिन। अगर बैक्टीरियल सेल उसको रिलीज नहीं कर रही है, वो बैक्टीरियल सेल का ही कोई कंपोनेंट है जो टॉक्सिन की तरह काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे एंडोटॉक्सिन। तो एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन इसमें कुछ डिफरेंस हैं। तो ये क्या डिफरेंस हैं, ये अक्सर बड़े इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे वेरिएशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक्जोटॉक्सिन को देखें तो एक्जोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया के द्वारा दिखाए जाते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन जो है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा शो किए जाते हैं। अब केमिकल नेचर जो है, जैसे ये तो समझ में आ गया कि ग्राम एक्जोटॉक्सिन दोनों ही दिखाएंगे, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी, जबकि एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव दिखाते हैं। एक्जोटॉक्सिन जो होते हैं वो सेल के साथ सीक्रेट होते हैं, सेल उनको बाहर सीक्रेट करती है, तब जाके वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन सेल से बाहर सीक्रेट नहीं किए जाते। इसके अलावा केमिकल नेचर को अगर हम देखें तो जो एक्जोटॉक्सिन होती हैं इसकी केमिकल नेचर मोस्टली प्रोटीन होती है। तो इनकी केमिकल नेचर कैसी होगी? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है इनकी नेचर पाई जाती है लाइपोपॉलीसैकेराइड, या मैं कहूँ LPS। और लाइपोपॉलीसैकेराइड मैंने जब आउटर मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन में कहाँ और किस तरीके से पाए जाते हैं। लोकेशन ऑफ जीन्स देखा जाए तो इनका जो लोकेशन है ये आपको नहीं काउंट करना, यहाँ पर सिर्फ ये मानना है कि एक्जोटॉक्सिन का जो लोकेशन है वो प्लाज्मिड पे पाया जाता है, जबकि ठीक है, तो ये जो बाकी जहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये आपको नहीं मानना। ये मानिए कि प्लाज्मिड पे पाए जाते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है इनके जीन्स मेन DNA, बैक्टीरियल क्रोमोसोम अगर लिखा हुआ है तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का मतलब क्या है? मेन DNA की। इनके जीन्स मेन DNA पे पाए जाते हैं। जो टॉक्सिसिटी है, जैसे ही एक्जोटॉक्सिन बॉडी में जाता है ये बहुत टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है इनकी टॉक्सिसिटी क्या है? कम है, क्योंकि ये बॉडी में जाते ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते। और हमेशा ये याद रखना, प्रोटीन नेचर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी ऑलवेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट नेचर के मॉलिक्यूल। इसके अलावा एंटीजेनिसिटी कहते हैं कि जैसे ही ये हमारे बॉडी में जाएं तो कितनी जल्दी बॉडी रिएक्ट करता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसे ही हमारे बॉडी में जाते हैं एक्जोटॉक्सिन नेचर के, तो ये हाई एंटीजेनिक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ये पुअरली एंटीजेनिक है, मतलब इनमें एंटीजन की जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा नहीं पाई जाती, बॉडी तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। वैक्सीन के रूप में अगर देखा जाए तो एक्जोटॉक्सिन को इनएक्टिव अगर कर लिया जाए तो इनएक्टिव जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं उनको कहते हैं टॉक्सॉइड, और इन टॉक्सॉइड को यूज किया जा सकता है वैक्सीन के रूप में।
तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एक्जोटॉक्सिन का कि भाई इनको वैक्सीन के रूप में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक्जोटॉक्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो क्या कहलाती है, टॉक्सॉइड कहलाती है, जबकि एंडोटॉक्सिन के अंदर इस तरीके के कोई टॉक्सॉइड नहीं बनते हैं, इसलिए एंडोटॉक्सिन को वैक्सीन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। जो हीट स्टेबिलिटी अगर देखी जाए कि मतलब ये हीट को लेके इनकी कैसी स्टेबिलिटी है, तो जो एक्जोटॉक्सिन है ये सेंसिटिव होते हैं हीट को लेके। सेंसिटिव का मतलब है कि थोड़ा सा भी अगर इनको आप हीट दोगे तो ये टूट जाती हैं प्रोटीन, और 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि जो एंडोटॉक्सिन हैं ये हीट स्टेबल हैं, ये हाई टेम्परेचर पर नहीं टूटते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि भाई एक्जोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन फिर क्या होते हैं, वो हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया, और उसके बाद फिर हमने इनके जो आपस के म्यूचुअल डिफरेंस हैं उनको देखा। क्योंकि ये जो एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ के जो फीचर्स हैं ये अक्सर क्लास में या फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात टॉक्सिन की चल रही थी, तो मैंने ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं एक्जोटॉक्सिन जो बीमारी फैलाते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है कि बैक्टीरिया उसके अंदर कौन सी डिजीज हो रही है, और वो डिजीज जो है इस बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले कौन से एक्जोटॉक्सिन और उसकी क्या मैकेनिज्म है। कहने का मतलब है कि कोई अगर डिजीज हो रही है तो वो डिजीज में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, और वो जो एक्जोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है वो बैक्टीरिया, उस एक्जोटॉक्सिन का मैकेनिज्म क्या है, वो बीमारी कैसे फैला रहा है। तो ये सर्टेन कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको ये सारी डिजीज, उसके बैक्टीरियम नेम और उसका मोड ऑफ एक्शन एक्जोटॉक्सिन का याद करना है। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पर ये 3 बैक्टीरिया आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। एक तो आपको क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, एक आपको विब्रियो कॉलेरा, राइट, और एक आपको जो है यहाँ पे याद रखना है ये एंथ्रैक्स। इसमें भी बहुत ज़्यादा अगर आप इम्पोर्टेंट देखो तो ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटेनी है ये एक डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज का नाम है टिटेनस। ये टिटेनस में क्या होता है कि जैसे ही ये टिटेनस का बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे होस्ट के अंदर आएगा, ये बैक्टीरिया एक इस तरीके का एक्जोटॉक्सिन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लाइसिन, ये उसके सीक्रेशंस को ब्लॉक कर देता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटेनी है उसकी ये मोड ऑफ एक्शंस है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा डिजीज कॉज कर रहा है, और ये जो कॉलेरा डिजीज है इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही ये विब्रियो कॉलेरा होस्ट के अंदर आएगा तो ये जो है एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम पाया जाता है सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग कहते हैं कि जो सेल हैं जो हमारे टिश्यू में पाई जा रही हैं उनके बीच आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको कहते हैं सेल सिग्नलिंग। तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज उसी सेल सिग्नलिंग में एक रोल प्ले करता है, एंजाइम है जो भाग लेता है वहाँ पे। तो ये कॉलेरा वाला जो है टॉक्सिन ये एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है, उसको ओवर एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम पैदा होती है। बाकी अब CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी को ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ सर्टेन एक्जोटॉक्सिन और उनके मोड ऑफ एक्शंस को देखा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। जब भी कभी हम जो है बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में हमेशा फेवरेबल सिचुएशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वहाँ पे अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आ जाती हैं। और अगर वहाँ अनफेवरेबल सिचुएशंस आ रही है तो अनफेवरेबल सिचुएशन में बैक्टीरिया को कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेंगी ताकि वो अनफेवरेबल सिचुएशंस में खुद को सरवाइव कर सके। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ सर्टेन डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, जिनका काम है अपनी स्पीसीज को बचा के रखना। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक परिवार है जिसमें 10 लोग रहते हैं और सडनली जो है कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि पेरेंट्स के सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ गया
कि वो जो है किसी एक को ही वहाँ पे बचा सकते हैं, तो वो छोटे बच्चे को सबसे पहले वहाँ बचाने की, ऐसे इंसान को वहाँ बचाने की कोशिश करते हैं जो वंश को आगे ले जा सके, राइट। इस तरह की बिहेवियर जो है बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति बैक्टीरिया में भी है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो एंडोस्पोर बनाता है। एंडोस्पोर क्या होते हैं, एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, डॉर्मेंट कहते हैं इनएक्टिव एक स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम जिसमें एमआरएनए पाया जाता है, लेकिन हाईली रेजिस्टेंट होती है, बड़े हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाएगी, हाई वाटर स्कैर्सिटी कमी को भी वो झेल जाएगी। तो इस तरीके की जो है किस भी केमिकल डालो उनको भी वो झेल जाएगी। तो केमिकल थर्मल रेजिस्टेंस इस तरीके की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम एंडोस्पोर कहते हैं। तो एंडोस्पोर जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे बैक्टीरिया इसको नहीं बनाते, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया हैं जो इसको बनाते हैं, जैसे बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। ये दो ग्रुप्स बैक्टीरिया के ऐसे हैं जो एंडोस्पोर को बनाते हैं। अब इन दोनों के एंडोस्पोर में फ़र्क क्या है, जब भी बैसिलस के एंडोस्पोर फॉर्मेशन को देखोगे तो बैसिलस का जो एंडोस्पोर है वो बिल्कुल सेंट्रल में बनता है, जैसे होस्ट सेल है तो उसकी बिल्कुल मध्य में बनेगा। लेकिन जो क्लॉस्ट्रीडियम है उसमें जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं बनता, उसमें साइड में बनता, टर्मिनल पोजीशन पे बनता है। तो दोनों के एंडोस्पोर में ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, वाटर कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, एमआरएनए भी बहुत कम होता है एंड लो एमआरएनए बट हाईली रेजिस्टेंट, लेकिन हाईली रेजिस्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप के रेजिस्टेंस देखे गए हैं, केमिकल रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस। कुछ भी केमिकल डालो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसमें एक लेयर होती है स्पोर कोड, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी इसको केमिकल रेजिस्टेंस की प्राप्त होती है। कॉर्टेक्स भी एक इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, उसके कारण इसको थर्मल रेजिस्टेंस प्राप्त होती है। जब इसकी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उस लेयर को कहते हैं एक्जोस्पोरियम, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है। और ये जो लेयर है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी नेचर होती है प्रोटीन, इसका मतलब ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, राइट। एक्जोस्पोरियम के अंदर चूँकि ये पहली लेयर है तो इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाने पर सबसे बाहर कौन सी लेयर मिली। और हम जो हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, और जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं कोर, और इसी पार्ट में जो है डीएनए, एमआरएनए, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ये सब पाए जाते हैं। तो एक्जोस्पोरियम सबसे बाहर की लेयर है। नेचर कैसा है इसका, प्रोटीन इन नेचर है। इसके अंदर की जो लेयर है उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहेंगे, स्पोर कोट। जैसे ये जो सेकंड लेयर है ये है स्पोर कोट, ठीक है। तो स्पोर कोट जो है इसकी भी नेचर प्रोटीन की होती है, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो स्पोर कोट है तो थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो है थोड़ा सा ये कलर ले लेता हूँ। जो स्पोर कोट है ये जो लेयर है सेकंड लेयर, जिसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लेयर है स्पोर कोट, ठीक है। स्पोर कोट जो है अगर इसकी केमिकल नेचर को बात करूँ तो ये भी प्रोटीन नेचर की ही होती है, लेकिन इसकी प्रोटीन में सिस्टीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिस्टीन एक एमिनो एसिड है, तो ये सिस्टीन रिच है। सिस्टीन रिच का मतलब यहाँ पर सिस्टीन एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये लेयर कैसी है नेचर में, प्रोटीन इन नेचर है। स्पोर कोट जो है वो दूसरे नंबर की लेयर है जो बाहर से अंदर जाने पर हमें मिलती है। स्पोर कोट के अलावा जो तीसरे नंबर पर लेयर आती है वो आती है हमारी कॉर्टेक्स। तो ये जो लेयर है कॉर्टेक्स, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है ये तीसरी लेयर है, और इसकी केमिकल नेचर अगर देखी जाए तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है एक पॉलीसैकेराइड है जो हम सेल वॉल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, मैक्सिमम थिक। इस एंडोस्पोर के अंदर पाई जाने वाली सभी लेयर में अगर ये देखा जाए कि सबसे मोटी लेयर कौन सी है तो वो कॉर्टेक्स ही लेयर होती है, राइट। कॉर्टेक्स लेयर और स्पोर कोट के बीच में एक प्रोटीन और लिपिड का एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, छोटा सा, उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके बीच में मिलेगा, वो मिलता है यहाँ पर स्पोर कोट एंड कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एस बोले तो स्पोर कोट और सी बोले तो कॉर्टेक्स, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है, उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। वो यहाँ पे ये दिखा रखी है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पतली सी, बहुत पतली सी प्रोटीन और लिपिड की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है 4th नंबर पे, इसको कहते हैं हम जर्म सेल वॉल या स्पोर वॉल। इसी का दूसरा नाम है स्पोर वॉल। ये जो स्पोर वॉल है इसकी केमिकल नेचर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ मायने नहीं रखती, लेकिन ये सबसे अंदर की लेयर है। यहाँ पे जो तीसरे नंबर की लेयर पड़ी है हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर, इस लेयर के अंदर एक केमिकल कंपाउंड है, राइट। और उस केमिकल कंपाउंड का नाम है डाईपिकोनिलिक एसिड। डाईपिकोनिलिक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसके अंदर डाईपिकोनिलिक एसिड DPA बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसी डाईपिकोनिलिक एसिड के पाए जाने के कारण ये जो कॉर्टेक्स लेयर होती है ये थोड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोटी तो होती ही है, इसीलिए ये थर्मल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमें कॉर्टेक्स नहीं दे रही है। केमिकल रेजिस्टेंस हमें कौन सी लेयर दे रही है, ये दे रही है हमें स्पोर कोट। और स्पोर कोट जो है वो किसकी बनी हुई है, वो प्रोटीन इन नेचर है। और प्रोटीन की नेचर के होने के कारण उसमें और कौन सा एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, सिस्टीन। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंडोस्पोर में आप एक वेजिटेटिव सेल के साथ, क्योंकि एंडोस्पोर जो है बहुत पहले बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें हुई थी, कुछ वैज्ञानिक जो है इसको वेजिटेटिव सेल ही मानते थे जो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए बनी है, कुछ वैज्ञानिक इसको रिप्रोडक्शन में कंसीडर करने लगे। तो वेजिटेटिव सेल जो है उससे एंडोस्पोर में बहुत सारा वेरिएशन मिलता है। जैसे नॉर्मल सेल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, mRNA भी ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती, चाहे वो केमिकल रेजिस्टेंस हो चाहे वो थर्मल रेजिस्टेंस हो। लेकिन जो एंडोस्पोर हैं इनमें वाटर कंटेंट भी बहुत कम होता है, mRNA भी बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिविटी पाई नहीं जाती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ खुद को बचा के रखना है। और यहाँ थर्मल और केमिकल रेजिस्टेंस दोनों तरीके का रेजिस्टेंस पाया जाता है। और सबसे अंदर की तरफ जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर DNA, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स, बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, बहुत कम mRNA, ये सब कोर पार्ट में भरे हुए रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आती है यहाँ से एक नॉर्मल सिंगल बैक्टीरियल सेल डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से ये अनफेवरेबल कंडीशन को थोड़ा बाईपास करते हैं। तो एंडोस्पोर जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हमने ये देखा कि भाई एंडोस्पोर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रही है, किस तरीके से वो वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट। अब बात करते हैं हम बैक्टीरियल ग्रोथ की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस डिस्कशन का। बैक्टीरियल ग्रोथ को अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन यूजुअली बैक्टीरिया फॉलो करता है मोस्ट कॉमन तरीके से, राइट। अब बाइनरी फिजन में होता क्या है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल से हमने डिवीजन शुरू किया, एक से कितनी सेल बन जाएंगी, दो से कितनी बन जाएंगी, चार सेल्स फिर से डिवीजन में भाग लेंगी सभी 4 सेल, तो उससे कितनी सेल बन जाएंगी, 8। और इन 8 सेल से फिर से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 16। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये देखा कि 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। तो इस तरीके से जब ग्रोथ होती है
तो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब बैक्टीरिया जाता है तो संख्या डबल हो जाती है। जैसे यहाँ पे संख्या बैक्टीरिया की 1 थी और जैसे ही डिवीजन हुआ इसमें उसकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो संख्या को डबल होने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम डबलिंग टाइम कहते हैं। क्या कहेंगे, डबलिंग टाइम। इसका दूसरा नाम भी है, जनरेशन टाइम भी इसको नाम दिया जाता है। जैसे इकोलाई जो है, इसका अगर हम डबलिंग टाइम देखें तो ये 20 मिनट है, क्योंकि हर बैक्टीरिया का अपना एक डबलिंग टाइम फिक्स होता है। जैसे इकोलाई का डबलिंग टाइम 20 मिनट है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट है, इसका मतलब 20 मिनट के अंदर इकोलाई जो है अपनी संख्या, जितनी भी संख्या है वो डबल कर लेगी, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम क्या है, और बैक्टीरिया जो है किस तरीके से आगे जो है वो काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब काइनेटिक्स की बात अभी मैंने नहीं की है, वो तो अभी हम करेंगे। अभी तो हम जनरल कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। बैक्टीरिया में जब हम ग्रोथ को एक ग्राफिकल तरीके से स्टडी करें तो हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ हमें मिलेगा, राइट। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जो ग्राफ है, इसमें इस ग्रोथ को कहते हैं सिग्मोइड ग्रोथ। क्या कहते हैं, सिग्मोइडल ग्रोथ। अब इसको सिग्मोइडल ग्रोथ क्यों कहते हैं, या सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खिंचा हुआ एस, इस तरीके से खिंचा हुआ एस, इस तरीके का ग्राफ बनता है, राइट। सिग्मोइडल ग्रोथ में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम बैक्टीरिया की जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें ग्रोथ बहुत स्लो दिखती है, राइट। तो ये बहुत स्लो ग्रोथ है यहाँ पे, राइट। और यूजुअली हम इसको कई बार तो मॉनिटर ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस फेज को कहते हैं हम लैग फेज, राइट। जब ग्रोथ बहुत कम हो, इनिशियल फेज, उसको कहते हैं लैग फेज। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल डिवीजन तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो डिवीजन कर रही है, राइट। इसके बाद जो दूसरी फेज आती है, लैग फेज के बाद जब हम आगे, जैसे ही बैक्टीरियल सेल की संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो बैक्टीरियल सेल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, और इस दूसरी फेज को हम नाम देते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। तो यहाँ से जैसे ही ये ग्रोथ बढ़ने लगी तो अब ये जो यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा क्या कहलाएगा, लॉग फेज कहलाएगा। और लॉग फेज जो है वो फेज है जहाँ बैक्टीरिया सबसे फास्ट ग्रोथ करता है। यहाँ देखिए, सबसे फास्ट ग्रोथ लॉग फेज में ही करता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व वगैरह थे वो सब खत्म होने लगते हैं और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। तो अगली जो फेज है वो कहलाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है कि अब जो है ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है। तो यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट हो गई है। जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं, डिवाइड होके न्यू बैक्टीरिया जितना डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, उतने ही मर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। लेकिन हमेशा ग्रोथ कांस्टेंट नहीं रहेगी। जो मीडिया है जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है वहाँ पोषक तत्व तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ फिर से जो है वहाँ पे कम होने लगेगी। और लास्ट जो फेज है उसको कहते हैं हम डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, राइट। डेथ या डिक्लाइन फेज में जो ग्रोथ है, यहाँ पे अगर हम ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो नेगेटिव ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ, -v मतलब नेगेटिव ग्रोथ। तो इस तरीके से सिग्मोइड ग्रोथ में हमने 4 फेज देखी, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। लैग फेज में बहुत स्लो ग्रोथ होती है, ये स्लो ग्रोथ है, जबकि लॉग फेज में बहुत फास्ट होती है। तो मतलब सबसे फास्ट अगर ग्रोथ देखा जाए तो वो किस ग्रोथ फेज में पाई जाएगी, वो पाई जाएगी लॉग फेज में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व है वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व से क्वेश्चंस ना आके उसके मैथमेटिकल फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
3 फार्मूले याद रखने हैं और इन 3 फार्मूले से आपका बैक्टीरियल काइनेटिक्स में कैसा भी सवाल हो वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला जो फार्मूला है वो है NT इक्वल टू N0 इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे NT क्या है, ये है नंबर ऑफ सेल्स एट टी टाइम, मतलब टी टाइम पे कितनी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो NT कहलाएगा। N0 नंबर ऑफ सेल्स एट T0, मतलब T0 टाइम पे जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तब वहाँ पे स्टार्टिंग सेल्स कितनी थी वो N0 कहलाती हैं। और N ये है नंबर ऑफ जनरेशन। नंबर ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो कितनी बार डिवीजन कर चुका है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो हाउ मेनी टाइम्स वो बैक्टीरिया डिवीजन कर चुका है उसको कहते हैं नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, कभी कभी वो क्या करेगा, आपको N0 की वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ जनरेशन की वैल्यू दे देगा और पूछेगा इतनी जनरेशन के बाद कितने बैक्टीरियल सेल्स वहाँ पाई जाएंगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, आप ये फार्मूला वहाँ यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या करता है वो NT और N0 की वैल्यू दे देता है, लेकिन वो पूछ किसकी वैल्यू लेगा, n की वैल्यू पूछ लेता है। तो उसके लिए एक दूसरा फार्मूला यहाँ से ड्राइव होता है। जैसे इस इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर आप लॉग ले लोगे दोनों तरफ, तो यहाँ से फाइनली एक इक्वेशन बनती है कि स्मॉल n इज इक्वल टू लॉग NT माइनस लॉग N0 डिवाइडेड बाई 0.301। तो यहाँ पे कभी अगर उसने NT और N0 की वैल्यू दे रखी है और वो नंबर ऑफ जनरेशन निकलवा रहा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो सेकेंड नंबर के फॉर्मूले से। कभी कभी वो चालाकी कर देता है, कभी कभी वो क्या करेगा, वो आपको n की वैल्यू सीधे नहीं देता, वो n की वैल्यू में क्या करेगा, वो टोटल टाइम दे देगा और वो जनरेशन टाइम दे देगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है, n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू उसने सीधे नहीं दी है, तो वहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू के लिए टोटल टाइम, जनरेशन टाइम g, जनरेशन टाइम को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरेशन टाइम स्मॉल g इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जनरेशन। इस फॉर्मूले से आप यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उस स्मॉल n की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपको t टाइम पे बैक्टीरियल सेल की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स, टॉक्सिन्स, प्लाज्मिड, राइट, एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बातें करेंगे। थैंक यू।